हेलो, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष। आप सभी का मैं तहे दिल स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं बड़ा भाई। एज अ क्लास 10th आज हम लोग पढ़ने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर nth टर्म ऑफ एपी मतलब जनरल टर्म ऑफ एपी की बात करी थी, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, और सारे क्वेश्चन अच्छे से बढ़िया तरीके से लगाए थे। और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर भी आपको सभी को दिया था। मुझे आप सभी से ऐसी होप है कि आप सभी ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, फिलहाल मैं धीरे धीरे करके सभी के कमेंट्स चेक करता ही रहता हूँ। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर को भी एकदम बढ़िया से बेसिक से एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और इसके आगे की बात करते हैं। क्या होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। पहले तो हम आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा देते कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, तभी उसी पे से हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने आपको nth टर्म ऑफ एपी बताया था, जिसमें जनरल टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता है वो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये होता है भाई आपका जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, यहीं से अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। मैंने आपको एक बात बताई थी, मानो जस्ट सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि भैया एपी का 10th टर्म बता दो। एक जनरल टर्म ऑफ एपी है जिसका आप 10th टर्म बता दो, तो आप कहते थे कि एक ए लिख लो फर्स्ट टर्म, और जितने टर्म पूछा है उससे एक डी कम कर दो, मतलब 9D। ऐसा बोला पढ़ाया था कि नहीं भाई, सबको पता है। अब यहीं पर जब मैं A50 की बात करूंगा, मतलब कि आप एपी का 50वां टर्म बताएंगे, 50th टर्म बताएंगे। अब हम लोग बात करेंगे सम की, मतलब मैंने आपसे कहा कि S10 बता दो, S20 बता दो, S50 बता दो, तो इसका मतलब क्या होता है? ये कहता है कि एपी की जो 10th टर्म है, एपी की जो 10th टर्म है उसका सम बताना है। एपी की जो 10th टर्म तक है वहां तक का जो सम है वो S10 बताएगा। ठीक है, मान लो कोई एपी में 20 टर्म कंटेन करता है, कोई एक एपी है जिसमें 20 टर्म है, आपसे कह रहा है S20 बताओ, तो 1 से लेकर के एंड मतलब 20th टर्म के जो सम होगा वो S20 बताएगा। कौन बताएगा? S20 बताएगा। बोलो क्लियर है? एकदम क्लियर। बस अब ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस 2 ही फॉर्मूले हैं जिन पर सारा क्वेश्चन करना है, और एकदम बेसिक से करेंगे विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, बस खाली नोटबुक और पेन लेके बैठना। अब समझते हैं आगे की बात। तो ज्यादा कुछ इस पे डिटेल्ड चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आते हैं मुद्दे पर। और मुद्दा ये कहता है कि एस ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या कहता है। भाई मैंने आपसे S10 पूछा, S20 पूछा, S50 पूछा, अब मैंने कहा Sn बता दो, मतलब कि डॉट 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 मैंने कहा Sn टर्म का कितना, मतलब सम ऑफ nth टर्म क्या होगा। तो भैया वही है आपका क्या, Sn इज इक्वल्स टू n/2। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। क्लियर है? एकदम क्लियर है। ठीक, अगर आपको जैसे मैंने एपी में बताया था कि जनरल टर्म ऑफ एपी जिसको कहते हैं nth टर्म ऑफ एपी, उसमें जब लास्ट टर्म डिफाइन रहता है, मतलब आपकी जो एपी होती है वो कैसी होती है, फाइनाइट एपी होती है। तो सेम केस में आपको इसमें भी एपी फाइनाइट केस मिल सकता है, जिसमें आपको लास्ट टर्म भी डिफाइन होगा। तो लास्ट टर्म जब आपको गिवन हो तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l ऐसे करके लगा देते हैं, जहां पर जो l होता है वो लास्ट टर्म होता है भैया। ठीक है, जो L होता है वो लास्ट टर्म होता है। एकदम क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। अब जो भी अंदर की जो भी बातें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उनको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझने वाले हैं, क्योंकि मेन मुद्दा मैंने आपको एकदम क्लियर करा दिया कि भैया सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है। वो ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर लास्ट टर्म डिफाइंड है, फाइनाइट एपी है, तो आप Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l आप एकदम बढ़िया से अप्लाई कर सकते हो। तो अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन की सीट तो एकदम फुल है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ एपी। एपी है आपकी इनफाइनाइट टर्म की। तो लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं इरेज।
और अब आते हैं सवाल। ठीक है, तो चैप्टर नेम भी मैंने रेस कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। आपसे सबसे पहला जो सवाल है वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। आपको 20 टर्म का सम बताना है। जो एपी है वो कैसी है, वो है 1 4 7 10 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है इस सवाल को देखकर, कोई भी दिक्कत है क्या? आपसे कह रहा है S20 बता दो, आपसे कह रहा है S20 बता दो, क्या क्या जरूरत पड़ेगी भाई? फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमको मिल गया इस एपी से 1। फिर दूसरी क्या जरूरत पड़ेगी? डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगला वाला टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब पिछला वाला टर्म, तो 4 - 3 कर लो, कितना आ रहा है भैया? 3 आ रहा है, तो डी आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? बस इन्हीं दो बातों की हम लोगों को जरूरत होती है। अब सीधा लगाते हैं S20 का फॉर्मूला, मतलब कि 20/2 अब, और फिर ब्रैकेट में 2 इंटू में a, मतलब 2 इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस n-1 मतलब कि 19 हो जाएगा, और d आपका कितना है? 3 है भैया। एकदम क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। आप देख लो, S20 इज इक्वल टू 20/2 मतलब यहाँ 10 हो जाएगा भैया, तो 10 इंटू 2 मतलब 19 प्लस 2 हो जाएगा आपका 21, 21 इंटू 3। ठीक है, S20 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू में 21 इंटू 3 कर लेंगे, आपका हो जाएगा कितना? 63। ठीक है, और 63 इंटू 10 मतलब 3, ये आपका आ गया कितना? 630। मतलब कि इस एपी का सम ऑफ 20 टर्म स्टार्टिंग से लेकर के 20वें टर्म तक जो सम होगा वो कितना होगा? 630 होगा। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, एकदम बढ़िया से, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब आपको एग्जामिनेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मिलते हैं एपी से वो कौन से होते हैं? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है, यहां से आपको वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने जबकि आपको एन टर्म ऑफ एपी में भी वर्ड प्रॉब्लम कराया है। ठीक है, और हाँ एक और बात मुझे याद आई कि अगर आपको पहले लेक्चर को एकदम बढ़िया से पढ़ना है तो आप चाहो तो इस चैनल को क्लिक करके आप वहां पर आप पहुंच सकते हो, विजिट कर लीजिए। पहली जो वीडियो रहेगी वही आपकी लेक्चर नंबर 1 होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर उस लेक्चर की लिंक पिन मैंने कर रखी है, वहां से एकदम क्लियरली कट आप देख सकते हो, विजिट कर लो और पहले लेक्चर नंबर 1 को पढ़ लेना, तभी इस लेक्चर में विजिट करना, देख लेना, तो अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज अगर आपको एन टर्म ऑफ एपी एकदम बढ़िया से आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं भैया अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट टर्म ऑफ द एपी। भाई साहब ये क्या बोल दिया? एपी है आपकी क्या? 8 है, 10 है, 12 है, अप टू लास्ट 126। ठीक है, आपसे कह रहा है सम ऑफ लास्ट टर्म। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, मुझे आई थिंक चेक करना होगा कि सम ऑफ लास्ट कितने टर्म का पूछ रहा है। ये एक बार मैं क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लेता हूं, बस गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन को पूरा करने के लिए मैं जहां पे लास्ट टर्म लिखा है वहां पे लास्ट 10 टर्म लगा दूंगा। ठीक है, बस इतनी सी क्वेश्चन में दिक्कत थी, मैंने सही कर दिया है, मिसप्रिंट हो गया था। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आपसे कह रहा है एपी से स्टार्टिंग के 10th टर्म की बात नहीं कर रहा है, वो एपी के लास्ट से 10th टर्म का सम पूछ रहा है। अब आप कैसे निकाल सकते हो कि भैया इसका 10th टर्म तक कौन सा नंबर आएगा? नहीं बता सकते आप, बिल्कुल भी नहीं बता सकते आप अगर निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ऐसा ना करना पड़े, आप एपी को क्या कर लो? रिवर्स कर लो। जिस एपी को स्टार्टिंग से लिखना था अब उस एपी को पीछे से लिखो, मतलब कि 126 जितना डी था अब उसका डी अपोजिट हो जाएगा। मान लो 8 में 10 2 जोड़ेंगे तभी 10 आएगा, तो अब क्या हो जाएगा? 126 में 2 घटा देंगे तो 124 मिल जाएगा, फिर 124 में 2 घटा देंगे 122 मिल जाएगा। मतलब ऐसे ही जाते जाते आप कहां पहुंचेंगे?
फिर आएगा 12, फिर आएगा 10, फिर 8। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? अब हमको पता चल गया कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है, अब हमको सवाल इस एपी से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट टर्म, अब भाई आप खुद सोचो, इस एपी का जो 10th टर्म इधर से, वही एपी का लास्ट टर्म इधर से नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? एकदम क्लियर हो रहा है क्या? एपी के लास्ट 10 टर्म का सब पूछा था आपसे, मैंने एपी को रिवर्स कर दिया, अब एपी और इजी हो गई। तो एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 126। डी कितना हो गया? -2 हो गया। क्लियर है क्या? ठीक, अब हम सीधे कुछ नहीं करना है, S10 आपको लगा देना है और कुछ नहीं करना है, सीधा लिख रहा है 10/2, 2a मतलब a मतलब आपका 126 हो जाएगा, प्लस n-1 मतलब कि 10-1 आपका 9 हो जाएगा, इनटू में d मतलब -2 हो जाएगा। एकदम क्लियर? चलो, इसके बाद आप उसको कट कर लो, ये हो जाएगा 5 आपका। ठीक है, 5 इंटू में 2 इंटू 126 कर लो, तो आपका हो जाएगा 126 इंटू 2, मतलब कि ये 12, 2 2 4 एक 5, 2 252 प्लस 9 -2। ठीक है, 5 इंटू में इसको जोड़ लोगे तो आपका हो जाएगा कितना? 261। 261 हो जाएगा भैया, इंटू फिर -2 करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाक से जल्दी से, और ये हो जाएगा 5 इंटू में माइनस का भैया 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 12। ठीक है, 1 कैरी चली गई, 2 2 2 4 और एक 5 हो जाएगा 522। 522 को वापस से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा भैया हमारा? 5 दूनी 10 का 0 1 कैरी गई, 5 दूनी 10 का 0 1 कैरी गई, फिर उसके बाद 5 5 25 26। तो एपी का जो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म है वो कितना है? माइनस का 2610 है, माइनस का 2610 है भैया। क्या क्लियर है आपको? एकदम क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सवाल को एकदम बढ़िया से समझा। एपी आपको नॉर्मल एपी गिवन थी, आपसे कह रहा था इस एपी के लास्ट 10 टर्म का सम बताइए, तो आप ऐसे बता नहीं सकते, एपी को रिवर्स कर दो, फर्स्ट टर्म एपी के इधर से आ जाएगा, फिर डी निकालना था आपको, सॉल्व करना था, एस टर्म का फॉर्मूला लगा देना था, और कुछ नहीं करना था। आपका आंसर आपकी बेसिक कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा आसानी से करना, केयरफुली करना। ठीक है, बाकी सब कुछ और नॉर्मल है। अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11th टर्म ऑन ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। क्या बोल दिया भाई साहब? देखो, क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, और हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है, एकदम केयरफुली समझना, ठीक है, आपसे कह रहा है कि सम बताओ 11th टर्म का, जिसका आपको मिडिल मोस्ट टर्म जो है वो 30 दे रखा है। अब 11 नंबर है, मान लो 1 2 अप टू 11 नंबर नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक। इसका मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा? मिडिल मोस्ट टर्म भाई जब ऑड नंबर होते हैं, जब ऑड नंबर होता है तो मिडिल टर्म कौन सा होता है? मिडिल टर्म कौन सा होता है? जब इवन नंबर होते हैं तो उस केसेस में आपको 2 मिडिल टर्म मिलते हैं, बीच के 2 टर्म मिलते हैं। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म रहते हैं तो आपको एक मिडिल टर्म मिलता है। मिडिल टर्म ये कहता है कि जिस नंबर को आपने मिडिल मोस्ट चूज किया है उसके लेफ्ट साइड उतने ही नंबर रेस्ट में होने चाहिए, और राइट साइड भी उतने ही नंबर जितने एलएचएस में है उतने आरएचएस में होने चाहिए। ये आपसे कहता है मिडिल टर्म। और एपी के एरर टर्म ऑफ एपी में मिडिल टर्म का सवाल पूछा भी जाता है और मैंने कराया भी है लेक्चर में, ठीक है। अब आता है सवाल में, तो इसका जो मोस्ट मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा? 6 होगा। ध्यान से देखना, तो एपी का जो 6th टर्म है वो आपको 11th टर्म के मिडिल मोस्ट टर्म के बराबर है। मतलब कि एपी मतलब a प्लस 5d बराबर कितना है? 30। a प्लस 5d आपका कितना आ गया? 30। इतनी बात समझ में आई तो बोलो क्लियर। इतनी बात समझ में आई
तो बोलो क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, क्योंकि आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म ऑन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। ठीक है, एपी का मतलब आपकी एपी नॉर्मल एपी ये है, लेट करनी पड़ेगी ए, फिर एपी का सेकेंड टर्म ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ऐसे ही लेट करके चलते चलेंगे। ठीक है, लास्ट में कहीं आपका 11th जो टर्म है वो कितना हो जाएगा आपका a प्लस 10d। ठीक है, इस तरह की एपी आपको गिवन है। इतना केसेस आपने अगर कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा बस इरेज करूंगा, इतनी सी स्टेप। ठीक है, ध्यान से देखो करना क्या है। अब जब एपी चेंज हो गई है तो वैल्यू भी चेंज होगी। अब देखना, जब हम S11 अप्लाई करेंगे तो हमको ना ही इसका फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म ए के फॉर्म में, 1 के फॉर्म में नहीं है, मतलब कि 11/2 अंदर लगेगा 2a प्लस कितना हो जाएगा 10d। क्लियर है क्या? ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे भाई, इसके अंदर से जब 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आएगा, अंदर बचेगा a प्लस 5d। अब मुझे बताओ a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है? 30 है। a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है? ये 2 से 2 कट जाएगा, 11 इंटू में 30 कितना आ गया भैया? 330। 330। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन लिया गया भैया एग्जाम्पलर से। ठीक है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आई थिंक इसका ये सवाल आपको 2013-15 के आसपास आया हुआ सवाल है। ठीक है, आपके इसमें PYQ है, सब कुछ मैंने मिला के दिए हैं, सारे बेसिक से एडवांस लेवल तक ही सवाल हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगले सवाल पर चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर आपको समझ में आया है। ठीक है, तो अगले सब क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे कह रहा है कि फाइंड करिए द सम ऑफ 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा लीजिए भैया। ठीक है, तो इतने का आपको सम बताना है। कैसे बताओगे? आपकी एपी कुछ ऐसी दिख रही है, एपी कुछ ऐसी दिख रही है, अब आप कैसे बताओगे इसका सम? ना आपको n की वैल्यू पता है, तो आप किसके n की वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप कैसा सम का फॉर्मूला लगाओगे? नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि nth जो टर्म है उसको हम 84 मान लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम यही हो गया कि भैया हम लेट कर लेते हैं nth टर्म को ही 84। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू में d बराबर 84। क्लियर है? एपी का फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n-1 इंटू में d आप फाइंड कर लेते हैं, तो d आप निकाल लीजिए। कैसे करना है भैया? 10 होल 1/2 मतलब 21/2 माइनस 7, एलसीएम ले लो भैया, कितना हो जाएगा ये? 7 टू 14 अपॉन 2, जो हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो आपका जो d है वो कितना आ रहा है? 7/2 आ रहा है, 84 के बराबर। एकदम क्लियर है। अब इस 7 को उधर ले जाते हैं, n-1 7/2 इक्वल्स टू 84 माइनस 7। ठीक है, चलो आ जाओ। n-1 ठीक है 7/2 इक्वल्स टू 84 में 7 आपके चले गए, कितना बच गया आपका? 77 बच गया भैया। इनटू कर देते हैं 2, सॉरी अगली स्टेप पे करते हैं। ठीक है, तो n-1 इक्वल्स टू 77 इंटू 2 अपॉन में 7, ये कट कर देते हैं, 11 टू 22 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 23 आ जाएगी भैया आपकी वैल्यू। n की वैल्यू कितनी आई है? 23। बस मतलब कि जब n की वैल्यू 23 आई है तो आप यहां से अब ये बता पाएंगे कि हमको S23 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने टर्म है आपके? टोटल 23 टर्म है, तो S23 इज इक्वल टू 23/2, 2a मतलब कि 2 इंटू में आप 2 7 करेंगे 14 हो जाएगा, प्लस n-1 मतलब 22 इंटू में d आपका 7/2 है, ऐसे। ठीक है, क्लियर एकदम? चलो आ जाओ। उसके बाद करते हैं 23/2, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 22 और 10 आपका 32, और 32 और 4 आपका 36। ठीक है, 7/2 इधर आ गया।
एकदम क्लियर। इसको 2 से कट कर लेते हैं, 18 हो जाएगा, और 18 इंटू में 7 कर लेते हैं भैया, ठीक है। तो 7 और 8 जा इंटू 56 हो गया, 5 कैरी 7 5 12 मतलब 126। क्लियर है क्या एकदम? ठीक है। अब ये डिविजिबल होगा नहीं, डिविजिबल होगा नहीं, कर लेते हैं, अगर हो जाता है हो जाएगा भैया, हो ही जाए। यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 2 है, हो ही जाएगा। आ जाओ, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 63। ओहो भाई, कितना आसान सा सवाल बन चुका है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना भाई? कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है? ठीक है, एकदम क्लियर फंडा है। आ जाइए यहाँ पर 23 इंटू 63 कर लेते हैं। 23 इंटू में 63 कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 आपका। एक काम करते हैं, अलग से कर लेते हैं भैया। 23 इंटू में 63 मतलब 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया आपका, 6 3 जा 18, 1 के लिए 3 2 जा 12 प्लस 1 13, यहाँ जाकर 9, यहाँ 6 3 4 1। आपका आंसर हो चुका है 1449 भैया, 1449। ओके, योर आंसर विल बी 1449। क्या है आपका? ये S23 आ चुका है। यही आपका फाइनल एंड फाइनल आंसर है। मुबारक हो आपको। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। एकदम क्लियर कट इजी पीजी क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, चलेंगे अगले सवाल पर। चलो भाई, चलो भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर सवाल कराने वाला हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट पर। आप देखो, इसके बाद मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, एकदम इजी, बहुत आसान सा सवाल है बस, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आता होगा तो आ जाएगा। कह रहा है इफ nth टर्म इज इक्वल्स टू 3 - 4n, और जो AP है वो आपकी कुछ ऐसी है कि सो दैट करो भैया A1 A2 डॉट डॉट A3 अप टू सो ऑन, कुछ ऐसा है। देन फाइंड द S20th टर्म। S20th टर्म कैसे करोगे? हमने आपको n टर्म ऑफ AP में बता रखा है कि n की प्लेस पर आप कितनी भी वैल्यू पुट करते चले जाओगे, आपकी AP बनती चली जाएगी। कैसे? देखो, जब आप n की प्लेस पर 1 को रखोगे तो 3 - 4 इंटू में 1 आपका कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, a की प्लेस पर 2 को रखोगे मतलब 3 - 4 इंटू में 2 मतलब 8 - 3 -5 आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, A3 निकाल लेते हैं भैया। 3 - 4 इंटू में 3 करते हैं तो 12 - 3 आपका 9 होगा, और वो हो जाएगा -9। मतलब आपकी जो AP है वो फर्स्ट टर्म बन गया -1, दूसरा टर्म बन गया -5, तीसरा टर्म बन गया -9, ऐसे ही सोवान जल्दी चली जाएगी। तो AP का फर्स्ट टर्म -1, AP का सेकेंड टर्म ये हो जाएगा, इसको कंपेयर कर लो, बाकी आगे सो ऑन चलता रहेगा, कोई और कुछ नहीं पूछा। अब आपसे सीधा सीधा कह रहा है कि AP का S20th टर्म बता दो। AP का S20 मतलब सम ऑफ 20 टर्म कैसे फाइंड होगा? सम ऑफ 20 टर्म कैसे फाइंड होगा? सीधे सीधे कुछ नहीं करना है आपको, S20 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब 20/2 2a मतलब कि -2 हो जाएगा, प्लस कर लो n आपका कितना है 20 - 1 19 हो जाएगा, इंटू में d कर लो बेटा, -5 + 1 आपका -4 का डिफरेंस है। ठीक है, इतनी बात क्या क्लियर है? समझ गए? बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था एकदम, समझ गए क्या? 19 में 2 चलेगा बेटा 17 बन गया, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 170 हो जाएगा, इंटू में -4 कर लो बेटा। ठीक है, तो 4 7 जा 28, 2 गिर गए, 4 4 और 68 हो जाएगा ये। समझ गए क्या? और माइनस का 680 आपका आंसर है। नेगेटिव ऑफ 680 आपका S20 की वैल्यू आ चुकी है। आपसे इतना ही कुछ पूछा था, एकदम इजी पीजी। क्वेश्चन को देख के डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि nth टर्म ऑफ AP अगर ये है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप पहले तो शो करो कि AP कुछ कैसी बनेगी, तो AP भैया ऐसी बनेगी। फिर आपसे कह रहा है फाइंड ऑल्सो द S20th टर्म, आपको सम ऑफ 20th टर्म भी बताना था, तो भैया मैंने बता दिया S20 = 20। तो आप आगे फॉर्मूला जानते हो, अच्छे से जानते हो, समझदार। ठीक है, एकदम क्लियर है। अगले सवाल पर चले, चलो भाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया।
आपसे कह रहा है फाइंड द एपी हुज फोर्थ टर्म इज 9 एंड द सम ऑफ 6th एंड 13 टर्म इज 40। क्वेश्चन को एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया है, समझने की कोशिश करना। आपसे कहा गया है फाइंड द एपी, आपको डिटरमाइन करनी है एपी, लेकिन उसको कुछ घुमा फिरा के दिया है कि जिसका चौथा टर्म जो है, मतलब जिसका फोर्थ टर्म जो है क्या है भाई, 9 है। ठीक है, 9 है, समझ गए क्या। फिर उसके बाद एंड सम ऑफ 6th एंड 13th टर्म इज 40। चलो भाई अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करो। आपसे कह रहा है फाइंड द एपी, आपको एपी निकालनी है। ठीक है, उसके बाद की बात देखो, कह रहा है उसका चौथा टर्म कितना है, 9 है, मतलब कि A4 बराबर 9 है। एपी बात समझ में आई। फिर कह रहा है सम ऑफ 6th, मतलब कि 6वीं टर्म और 13वीं टर्म का जो सम है वो 40 है। इतनी बात आपको गिवन थी। अब इसके बाद एक भी बात आपको नहीं पता, बस आपको सीधे सीधे अब आप निकालना है क्या, A4 मतलब A प्लस 3D इक्वल्स टू 9, ऐसा कुछ गिवन है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो। A6 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D। A13 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 12D इक्वल टू 40। समझ गए क्या, एकदम क्लियर है। A प्लस A कर लेते हैं, 2A हो जाएगा आपका, 12 5 आपका 17D हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 40। एनी प्रॉब्लम इज देयर, नो एनी प्रॉब्लम, एक भी कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब कुछ इजी पीजी। आपको कोई क्वेश्चन नंबर सेकंड मानना है, निकालना है A प्लस 3D इक्वल्स टू 9, इसको करना है 2A प्लस 17D बराबर 40। ठीक है, अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन की शुरुआत यहाँ से फिर से करेंगे। तो हमको जो फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2A, 2 इंटू 3 बेटा 6 है, और 9 2 जाए बेटा आपका 18 है। ठीक है, सॉल्व कर लो, साइन चेंज कर लो, ये 2A उड़ जाएगा खत्म। फिर आपका 17 में 6 चले गए, 11 बच गया, माइनस का 11D बराबर 40 में 18 चले गए बेटा, 40 में 18 चले गए, तो यहाँ पर आपका बचेगा 10 में 8 गया, 2 बच गया, और 3 में 1 गया, 2 बच गया, 11 दूनी 22, मतलब D की वैल्यू कितनी आई, -2 आई बेटा। D की वैल्यू A भाई प्लस 2 आएगी, D की वैल्यू +2 आ रही है। D की मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, +2 है। अब फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं इसमें पुट करके, तो A प्लस 3 इंटू में 2 बराबर 9 हो गया, A इज इक्वल टू 9 माइनस 6, A इक्वल टू 3 आ गया। A की वैल्यू 3, मतलब AP का फर्स्ट टर्म कौन सा है, AP का फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। AP का फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। 3 के बाद 2 ऐड करो 5 हो जाएगा, 5 के बाद 2 ऐड करो 7 हो जाएगा, 7 के बाद 2 ऐड करो 9 हो जाएगा, अप टू डॉट डॉट डॉट, अप टू डॉट डॉट डॉट, खत्म। आपकी आपका सवाल हो गया समाप्त। बोलो कुछ भी प्रॉब्लम थी क्या बेटा, बस आपको सम ऑफ एन टर्म में एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। मिक्सचर का मतलब है कि आपको एन टर्म ऑफ एपी पहले पढ़ना पड़ेगा, जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे तब तक आप सम ऑफ एन टर्म के सवाल नहीं लगा सकते। इस बात को समझो, समझो, आप खुद अपनी नजरों से देखो, खुद अपनी आंखों से देखो, अपना दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पर nth टर्म के बिना काम चल पा रहा है। अब आपको अगर पिछला कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको एलिमिनेशन लगाना नहीं आता, आपको सब्स्टिट्यूशन करना नहीं आता, तो फिर सवाल ना होने वाला। और लेकिन मुझे पता है कि आपको अच्छे तरीके से सबका कॉन्सेप्ट पता है, आपको हर तरीके का सवाल लगाना आता है, आपको एलिमिनेशन की बात आई आपको आता है, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, और आप अगर भूल गए हो रिवाइज करना है तो भैया वो भी सब कुछ मैंने ऑलरेडी वन शॉट लेक्चर में या फिर लेक्चर वाइज में सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है इसी चैनल पर। आप विजिट करो बस एक बार चैनल पर, आपको सब कुछ मिलेगा। सच में जो आप डिजर्व करते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप खाली चैनल पर एक बार विजिट करके देखो। समझ रहे हो, ठीक है। मैंने आप लोगों की सबके लिए सबकी व्यवस्था करके रखी है कि आपको कैसा भी कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, मैंने उसी को उतना डीपली पढ़ाया है। टाइम लगा है बट भाई अच्छे चीज के लिए आप जानते हो समय लगता है, तो बस वही है। कोई बहुत से लेक्चर है जो वन शॉट में मैंने पढ़ाया, 2-2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास लेक्चर गया हुआ है, लेकिन भाई अच्छी चीज जब मैंने पढ़ाई है तो टाइम लगा है। ठीक है, इसीलिए मैं एपी को भी वन शॉट में ही खत्म करने वाला था, बट मैंने सोचा इसको लेक्चर वाइज कर लेते हैं, बच्चों के लिए आसानी से हो जाएगा। एन टर्म ऑफ एपी अलग कर देंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी अलग कर देंगे।
आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं। इतनी बात काफी थी, बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से चमका है तो सवाल भी चमक जाएगा बेटा। फिर सवाल की तो ऐसी की तैसी, कुछ नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो आपसे सवाल ना होने वाला, सच में। ठीक है, वो चाहे एवरेज बच्चा हो, चाहे वो टॉपर बच्चा हो, या फिर गिरा से गिरा बच्चा हो। मैं एवरेज के भी नीचे बिलो एवरेज की भी बात करता हूँ। अगर वो इस चैप्टर को पढ़ लेता है, मेरे लेक्चर को समझ लेता है, ठीक है, आ जाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं। बस सवाल को लिखते रहो, पेन चलाते रहो, बातों को सुनते रहो, कौन सी बात कहाँ पर बताई जा रही है, सब कुछ आएगा सच में। ठीक है, अब अगले बात चलते हैं। अगला सवाल कह रहा था सम ऑफ 7th टर्म एपी। सेम कॉन्सेप्ट पर सवाल है, सवाल को समझने की कोशिश करना। मैं हर एक सवाल का दूसरा सवाल इसलिए ले आता हूं ताकि बच्चों को अगर पिछला सवाल नहीं समझ में आया तो ये वाला जरूर आएगा, ये वाला जरूर आएगा। आप देखो कैसे। ठीक है, देखो द सम ऑफ फर्स्ट, पहले के 7वें टर्म का जो सम है वो कितना है भैया, 182, मतलब 182 है। ठीक है, इफ इट्स, ध्यान से देखो, इफ इट्स 4th एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो, कह रहा है आर इन द रेशियो ऑफ 1:5, 1:5, कह रहा है फाइंड द एपी। आपको एपी बनाने के लिए आप खुद सोचो, आपको एपी बनाना है, आपको एपी बनाना है, क्या क्या जरूरत है खुद सोचो, जल्दी से सोचो। पहला टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब कि मुझे फर्स्ट टर्म से मतलब होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस से मतलब होना चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब कैसे निकालना है सवाल को देखो। आपसे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म, स्टार्टिंग से लेकर के 7वें टर्म तक का सम आपको गिवन है कितना, 182। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है S7 इज इक्वल टू 182। आप S7 को राइट करो, कैसे लिख सकते हो, 7/2 2a प्लस n-1, मतलब कि कितना, 7 - 1 6 हो जाएगा आपका, इंटू में d बराबर 182। समझ गए? कुछ नहीं करना, यहाँ पर a प्लस डी के फॉर्म में कुछ इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखते जाओ बस। 7/2 है, मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 2 आपका डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। समझ रहे हो? देखो 2a प्लस 6 इंटू में d बराबर, ध्यान से देखो आपको क्या मिलेगा, भाई, ये 182 इंटू 2/7। क्लियर है क्या? इसको ले जाते हैं क्या, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 कैरी गई, 7 6 जा 42। तो यहां बन गया 2a प्लस 6 इंटू में d बराबर। समझ रहे हो क्या? भैया? एक बात बताओ, n-1 इंटू में d होता है ना, तो भैया मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 6d हो जाएगा, 6d हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ऐसे तो लिखते हो भाई, ऐसे ही तो लिखते हो, मतलब n-1 के साथ d का मल्टीप्लिकेशन रहता है, तो वही मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 के 2 2 4 52, 52 आ जाएगा बेटा, 26 दूना 52। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैं क्या यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, ले लो भाई, a प्लस 3d बराबर 2, यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा डिवाइड में, 52/2 हो जाएगा, उसको काट दो, फिर से 26 आ जाएगा, a प्लस 3d बराबर 26, पहली एपी बन गई, मतलब एपी की फॉर्म बन गई, a प्लस 3d बराबर 26, ऐसा कुछ बन गया। ये आपकी पहली क्वेश्चन है। कैसे बनाया, कैसे किया आपने, फिर से देखो, आपसे कहा था एपी, कोई एपी है, वही एपी आपको फाइंड करनी है, उसका जो पहले से लेकर के 7वें टर्म तक है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7वें टर्म तक का जो सम है वो 182 है, 182 है, 182। समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा।
ठीक है, अगली बात है, अब आप S7 को एक्सपेंड फॉर्म में लिख रहे हैं, उसी का फॉर्मूला लगा करके, ये वाला कुछ नहीं किया, n की प्लेस पर 7 रखा, 2a ऑलरेडी था, n-1 इंटू में d, कुछ किया गया, कुछ गड़बड़ है क्या, समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। चलो अब आ जाओ आगे, अब आगो भैया, उसके बाद ध्यान से देखो, इसको भैया 6d कर लो, बे मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इतनी बात क्या समझ में, बेसिक कैलकुलेशन किया है भैया, 2a प्लस 6d बराबर 52, फिर 2 कॉमन ले लिया प्लस 3d बराबर 26, आपकी ये पहली इक्वेशन आ गई। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, कह रहा है इफ इट्स 4th टर्म एंड 17th टर्म इन द रेशियो 1:5, क्या समझे आप इस बात से कि जो उसकी चौथी टर्म है और जो उसकी 17वीं टर्म है, 17th टर्म जो है, उसका रेशियो आपको 1:5 दिया हुआ है। आप कुछ माइंड लगा पा रहे हो, कुछ सोच पा रहे हो, एक भी चीज आप क्या समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपको कुछ कुछ आने लगा है, कुछ समझ गए। अब a4 अपॉन a17 का रेशियो आपको 1:5 गिवन है, कुछ ऐसा बोल रहा है ये, कुछ ऐसा बोल रहा है ये। a4 अपॉन a17 का रेशियो 1:5 है, मतलब कि a4 अपॉन a17 इज इक्वल टू 1/5। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलिए भैया, क्लियर एकदम क्लियर। आ जाओ अब a4 को वापस एक्सपेंड करो, a4 को वापस एक्सपेंड करो, क्या लिख सकते हो? एक डी कम करना है और कुछ नहीं, एक डी कम करना है और कुछ भी नहीं, मतलब कि a प्लस 3d। a17 को सेम केस में क्या लिख सकते हैं? a प्लस 16d इक्वल टू 1:5, मतलब 1/5। क्या मैं इतनी बात इरेज कर दूं? इतनी बात इरेज कर दूं? आप नोट कर लो, आपको इरेज नहीं करना है भाई, आपको इरेज नहीं करना, आपको ये सारी स्टेप आपको दिखानी पड़ेगी। हाँ भाई मैंने ऐसा सवाल किया है। अब डायरेक्ट इतने बड़े शक्तिमान नहीं कि भाई आपके पास शक्ति आगे मैं सोच सकता हूँ कि a प्लस 3d बराबर 26। ना भैया, ऐसे ना करें जनाब, ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आपको हर एक बात को स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ेगी। यही है मैथमेटिक्स, समझ गए क्या? ठीक है, तो जहां पर मन में आधी कैलकुलेशन कहाँ करनी है? ये वाली यहाँ पर आपको मन में कैलकुलेशन करनी, वो आप कर सकते हो। अब ये नहीं कि यही वाली स्टेप आपने गायब कर दी, टीचर एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा है, वो पता है फिर क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि जो हमारे आगे वाला बच्चा था, जिसकी कॉपी चेक हो रही, उसके आगे वाला बच्चा ने लिखा होगा, उसने इक्वेशन देखी होगी और चिपका दिया अपनी कॉपी, बस, और कुछ नहीं। इसीलिए ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। एग्जामिनर को शक ना होने देगी भैया मैंने चीटिंग करी, ठीक है। तो आखिरकार लास्ट में यही होता है कि सबूत कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। वो इसी प्रकार के कुछ सबूत छूटते हैं कि बच्चे ने इस वाली स्टेप को नहीं देखा, डायरेक्टली ये स्टेप चिपका लिया, लो भाई हो गया उसका काम। अगर वो चीटिंग नहीं भी किया है, मान लो सवाल कुछ बच्चे भाई कई बार करते हैं, उनको रट जाता है सवाल कि हाँ भाई इस स्टेप पे ये स्टेप करी जाती है, डायरेक्ट कर दिया, भाई सब नंबर कट जाएंगे। ऐसा ना करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलो अब आते हैं सीधे मुद्दे पर आइए, सवाल वरना ऐसे ही रह जाएगा। a प्लस 3d अपॉन में a प्लस 16d बराबर 1:5 था। मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा 5a प्लस 15d बराबर आ जाएगा a प्लस 16d। a से नहीं भाई, a से a कैंसिल नहीं होगा, ना 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 भैया। आइए जरा a वाले को एक साइड करते हैं, नॉन ए d वाले को एक साइड करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5a माइनस a इक्वल्स टू 16d माइनस 15d। क्लियर है एकदम? हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? 1 नहीं 15। ओ भाई माइनस होगा तो मतलब d बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4a माइनस d बराबर 0। समझ गए? पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी। निपटा दो भैया, ठीक है। फिर लिखना है क्या? सब्ट्रैक्ट। भाई वहां पे a थी, अब इस इक्वेशन को कुछ ना कुछ इसमें बराबर करना पड़ेगा। आप चाहे d को बराबर कर लो, चाहे a को बराबर कर लो, किसको करना चाहते हो? मैं तो आपसे कहूंगा d को कर लो। पता है क्यों? देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो साइन भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है, तो मैं
यहाँ पे 3D है, यहाँ पे एक D है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12A माइनस 3D बराबर 0। समझ गए क्या? यहाँ पर आओ बेटा, A प्लस 3D बराबर, ठीक है, क्लियर है। लो भाई 3D हो गए, 3D खत्म, काम तमाम। अब आ जाओ 12 में एक ए जोड़ लेते हैं, 13A हो जाएगा। 13A बराबर 26, तो A की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। A की वैल्यू कितनी आई भाई? 2 आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब भैया कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू को किसी भी एक क्वेश्चन में पुट करके डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमको तो की जरूरत थी। हमने आपसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा था आपको 2 चीज पे ध्यान रखना है। पहला काम फर्स्ट टर्म, पहला काम फर्स्ट टर्म निकाल लिए भाई। ए की वैल्यू 2 आ चुकी है। दूसरा काम क्या होना चाहिए? डी निकालने का, कॉमन डिफरेंस। 2 बातों को ही ध्यान में रख करके सवाल मैंने किया, आपको भी यही काम करना है। समझ गए क्या? चलो आ जाओ, एक ही जगह पे 2 को रखते हैं, मतलब 2 प्लस 3D बराबर 26। क्लियर है? उधर भेजते हैं 3D बराबर हो जाएगा 24। आई होप आपको दिख रहा हो, मैं ऊपर कर देता हूँ भाई, लोग ऊपर कर देता हूँ भाई। तो 3D बराबर 24, थोड़ा सा हौच पौच हो गई, खिचड़ी पक गई है, आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई है 8। डी की वैल्यू 8 आ गई है। डी की वैल्यू 8 आ गई है प्रभु, आ गई है ना भाई? आपकी भी आ गई। तो आपको हमको एक ही चीज की जरूरत थी, किसकी? ए और डी की, ए और डी की, ए और डी की। वो आ चुके हैं, वो आ चुके हैं भाई। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। आपको ये भी बनानी थी, आपको ये भी बनानी थी। मैं कुछ पार्ट इरेज करता हूँ, ये वाला पार्ट इरेज करता हूँ भाई। चलो हटो, हटो भाई, हमको ये भी बनानी। पहला टर्म था 2 के बाद डी है 8, तो 2 में 8 जोड़ दो भाई। 10 में 8 जोड़ दो 18 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा बेटा? 18 और 8, 8 8 16, 26 डॉट डॉट डॉट। कुछ नहीं करना, बन गई एपी। एपी बन गई भाई, एपी बन गई। आपको मिल गए टोटल 3 प्राप्त नंबर हो गए, प्राप्त हो गए आपको 3 नंबर। ये 3 नंबर का सवाल था भैया, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2019 में सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझ रहे हो? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काफी समय दे दिया मैंने इस सवाल को, आपसे बात भी मैंने की, ठीक है, और आई होप आप समझ भी रहेंगे। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। इधर की आई थिंक पूरी सीट मैंने फिल कर दी भाई। आपको कुछ समझ में आया क्या? इधर के सारे क्वेश्चन मैंने एकदम अप टू फिनिश कर दिए। अब आ जाओ तो इधर। चलो भाई, पहला ही क्वेश्चन आप देखो, एकदम बढ़िया बढ़िया। कह रहा है द सम ऑफ द, नहीं 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 ना ना ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कह रहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इज गिवन। भैया वो गिवन है कैसे हमको? Sn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 4n, 3n स्क्वायर प्लस 4n, ऐसे कुछ गिवन है। देख लो, देख लो भैया, देख लो भैया, ठीक है, एकदम देख लो क्लियरली, एकदम क्लियरली देख लो भैया। आगे बोले, आगे बोल दिया जाएगा। अब आगे कह रहा है फाइंड करो 25th टर्म, फाइंड करो 25th टर्म, 25th टर्म। चलो देखो, देख लो भाई कैसे करना है सवाल। क्या समझे सवाल में? सबसे पहले समझने की बात यह है कि जो आपको Sn टर्म जो दे रखा है वो है आपका 3n स्क्वायर प्लस 4n। इस सवाल को करने के 2 तरीके। पहला होता है लॉन्ग मेथड, लॉन्ग टर्म मेथड जिसको कह सकते हो। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेथड। मैं बताऊंगा दोनों, क्योंकि आपको सोचना आ जाए, आपको सोचना। मैं बताऊंगा 100% दोनों ही मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले लॉन्ग कट देखो, शॉर्ट कट देख लोगे अगली पार्ट में वीडियो कट कर दोगे, मुझे अच्छे से पता है, मुझे अच्छे से पता है। आप कहोगे शॉर्टकट पता ही चल गया है, वीडियो को 2 मिनट आगे बढ़ाते हैं, बीच वाला खा गए। इसीलिए पहले बताऊंगा लॉन्ग मेथड, ठीक है। चलो देखो, लॉन्ग मेथड की बहुत इजी है, डरो मत, एकदम इजी पीजी है, ध्यान से देखना बस। आपसे कह रहा है Sn, इस बार An नहीं दे रखा, ध्यान से देखना।
हम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एस ऑफ फर्स्ट टर्म निकालूंगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालूंगा, पहली टर्म का जो सम है वो पहली टर्म के बराबर ही तो होगा। पहली टर्म का सम, जैसे मान एग्जांपल के तौर पर एक बार समझना, जैसे मान लो 1 2 3 अप टू 13 तक कुछ एपी लिखी मैंने कहा कि एस ऑफ एन जो है, कुछ भी लिख लो भाई, यही लिख लो 3n स्क्वायर प्लस 4 लिख लो, बस कुछ ऐसा बोल दिया मैंने आपसे। मैंने कहा सम ऑफ ये थे और एपी आपकी ये। अब मुझे एक बात बताना, सोचना समझना फिर बताना, एपी का फर्स्ट वाला टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या दोनों बराबर नहीं हो सकते? भाई पहले टर्म का सम एपी के फर्स्ट टर्म के बराबर नहीं होगा। वही बात तो मैं बोल रहा हूं, आई होप समझ गए। बस सेम कॉन्सेप्ट यही पर लगाना है। तो एक बात बताओ, जब मैं S1 रखूंगा तो n की प्लेस पर 1 को रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा? 3 प्लस, हाँ ये क्या कर दिया, मतलब 7 आएगा 7। तो S1 की वैल्यू 7 आएगी, S1 की वैल्यू 7 आएगी। अब ध्यान से देखना, सम ऑफ टू टर्म A2 के बराबर नहीं होगा, A2 के बराबर नहीं होगा। समझो इस बात को, समझो इस बात को समझो। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, AP का फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बराबर हो सकता है, लेकिन AP का सेकंड टर्म सम ऑफ सेकंड टर्म के बराबर नेवर इक्वल कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताओ, 2 + 1 3 होता है, ठीक, और मैं सम ऑफ सेकंड टर्म जब निकालता हूं तो कुछ और आता है, तो क्या बराबर होगा? क्या बराबर होगा? क्या नहीं होगा? नहीं होगा भाई, कतई नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, जब मैं S2 निकालने जाऊंगा तो n के प्लेस पर 2 को रखूंगा, इतनी बात आपको भी पता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 8 बेटा, तो 12 और 8 मतलब 12 और 10 आपका कितना हो गया? 22। 22 में कम कर देना, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 के बाद 20। भाई साहब क्या ही एपी बन रही है। चलो अब आ जाओ अगली बात। अब मुझे एक बात बताना, S2 बराबर A2 कभी मत करना, S2 बराबर A2 कभी मत करना, समझ गए क्या? आ जाओ, अब आज निकालते हैं S3 मतलब 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × में 3, मतलब 3 × 3 9 9 3 27, 27 प्लस 4 12, तो वो 27 और 10 आपका कितना होगा? 37, और 37 में 2 और जोड़ देंगे 39 हो जाएगा। अब आ जाओ बेटा यहाँ पर, अब एक बात को समझो, मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म, मेरे को पता है A1 बराबर 7 है, ये बात कंफर्म है। A2 नहीं पता, निकालना पड़ेगा भाई। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सम ऑफ के बराबर, मतलब कि A2 इज इक्वल टू S3 माइनस S2 निकाल लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा? 39 में 20 को घटाते हैं, 39 में 20 को घटा देते हैं बेटा, सेकंड टर्म आ जाएगी। चलो आ जाओ, देखो यहाँ बचेगा 9, फिर 3 में 2 गया 1 बचा, 3 में 2 गया 1 बचा, मतलब कि सेकंड जो टर्म होगी वो 19 होगी। 7 के बाद 19, सेम केस में तो AP का जो सेकंड टर्म है वो कितना है? 19 है, मतलब A2 बराबर 19। समझ गए क्या? सेम केस में आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मान लो आपने S2 माइनस S1 किया, फिलहाल इससे A2 आएगा नहीं बेटा, इससे A2 आएगा नहीं। ओके समझ गए क्या? वैसे निकाल, एक बार चेक कर लेते हैं। S2 माइनस S1, S2 कितना था? 20 माइनस 7 कितना आ गया बेटा? 20 में 7 चले गए आपके, बच गया 13 बचे। ओहो, एक बात और, जो मैंने S3 माइनस S2 किया है, सम ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये आपका थर्ड टर्म के बराबर है, मतलब A3 बराबर 19 है। ठीक है, 7 और 6 13 और 6 19, हाँ सही है, ठीक है एकदम बढ़िया। मतलब कि A2 की वैल्यू 13 आएगी, A2 की वैल्यू। अब समझ रहे हो कैसे मैं निकाल पा रहा हूँ? ध्यान से फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा था S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम A1 के बराबर हो सकता है, ये बात मैंने बताई, लेकिन सम ऑफ सेकंड टर्म AP के सेकंड टर्म के बराबर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये बात जान लो। ठीक है, तो वो निकालना पड़ता है कैसे? S2 में आप S1 को माइनस कर दीजिए,
तो आपको A2 के बराबर मिल जाएगा, ये बेटा A3 के बराबर। ठीक है, तो मैंने AP आपको बता दिया। AP आपकी बन चुकी है 7, 13 फिर 19। बेटा इसको 2 बना लो और यहाँ लिख लो 13, इसको 3 बना लो, इसको लिख लो 19। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? ये आपकी AP बन चुकी है। क्वेश्चन में बोला था 25th टर्म बता दे दो भैया, सम ऑफ 25th टर्म। अब इस बात को इरेज करता हूँ मैं, आपको नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। मैं हर एक बात को बताया था पहले ही, मैंने बेसिक से बताऊंगा, एडवांस तक 0 to हीरो आपको बनाने वाला हूँ, बस यही मेरा मकसद है, बाकी और कुछ नहीं। S25 निकाल लेता हूँ, 25/2 सीधा फॉर्मूला में। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब एग्जामिनेशन में लिखोगे तो वहां पर एक ही कॉन्सेप्ट पर बहुत ढेर सारे सवाल नहीं होते हैं, एक एक चैप्टर से एक एक सवाल आता है, बात आपको अच्छे से पता होगा। तो वहां पर आपको फॉर्मूले लिखने होंगे, समझ गए क्या? ठीक है, वहां पर कंजूसी बिल्कुल मत करना, वरना बेटा मार्क्स देने में एग्जामिनर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता है। ठीक है, वो तो फिर महाकंजूस होता है, ये जान लो। फिर वो सीधा ऐसे ही पेन उसका चलता है, ऐसे, समझ रहे हो ना बेटा, ऐसे ही समझ चलता है। हाँ बेटा, चार बहुत अच्छे समझदार हो तुम लोग। 7 इंटू में 2 करते हैं प्लस n, मतलब कि 24 इंटू में कितना हो जाएगा? आपका जो डिफरेंस है वो d है, ओ 6 है, कॉमन डिफरेंस है वो 6 है। ठीक है, ऐसे ही बेटा मजे मजे में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, सच में। ठीक है, आ जाओ भैया। 25/2, 7 इंटू 2 करेंगे 14 और 6 इंटू 24, मतलब कि 6 4 जा कितना होता है बेटा? 24 होता है। 2 कैरी गए, 6 2 जा 12 प्लस 2 14। ओके, तो 144 में फिर से 14 को ऐड कर देना है। ठीक है, 144 प्लस 10 करेंगे 154 होगा, 154 में 4 और जोड़ेंगे 158 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 25/2 इंटू में 158, समझ गए क्या? हाँ ठीक, 158। अब इसको कट कर लेते हैं, तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 79 इंटू में 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समझ गए क्या? तो 25 9 जा 25 9 जा, एक बात बताओ, चलो कर लेते हैं। 25 9 जा बेटा कितना होता है? 9 5 जा 45 भाई, 9 2 जा 18, 18 4 22, 225 भाई, 5 लिखो, 22 कैरी गई, 22 कैरी गई, 25 सत्ते 25 6 125, 25 सत्ते 150, 150 होता है भाई, 150। तो 150 में 22 को जोड़ देंगे, 100 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 172 हो जाएगा। 1725 आपका आंसर है, 1725 आपका आंसर है भाई। S25 का सम कितना आया? 1725। समझो भाई, क्लियर है क्या? एकदम क्लियर। अब आ जाओ, थोड़े से कुछ ना कुछ छोटे मोटे वर्ड प्रॉब्लम ही कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको बता के जाने वाला हूँ, और बहुत जल्दी क्लास भी खत्म होने वाली है, बस कुछ ही मिनटों में। सवाल को देखो, कह रहा है आपसे कि द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म इन ऑफ द AP इज 750। क्या बोल दिया भाई? फिर एंड इट्स AP एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड द 20th टर्म। ओहो, ये क्या बोल दिया? चलो देखते हैं इसको भी। आ जाओ भाई, ये भी कर लेते हैं। चलो लिख लेते हैं। पहला सवाल को कह रहा है द सम ऑफ 15th टर्म, फर्स्ट 15th टर्म ऑफ एन AP इज 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड द 20th टर्म। समझ रहे हो क्या सवाल? आपसे कह रहा है 1 से लेकर के 15 तक की जो नेचुरल नंबर है उनका सम जो है वो कितना है? 750 है। 750 है, 750, समझ रहे हो? फिर आपसे कह रहा है जो उसकी पहली टर्म जो है वो 15 है, और आपसे कह रहा है 20, मतलब 20th टर्म आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे? हाउ टू फाइंड दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बहुत इजी पीजी, देखो कैसे होता है। देखो, आपसे कह रहा है S15
बराबर 750 है। फिर वही काम करना है, S15 को एक्सपेंड कर दो, S15 को एक्सपेंड कर दो, मतलब कि 15/2 2a प्लस, अब आपको फर्स्ट टर्म पता है भैया, फर्स्ट टर्म उसने पहले ही बता दिया, क्या बताया कि 15 है, मतलब कि a की प्लेस पर 15 लिख सकते हो, प्लस n-1 मतलब कि 14। मतलब इस केस में आप समझ पाए होगे कि आंसर किसका आएगा बेटा, आंसर किसका आएगा, डी आएगा, डी आएगा भाई, ठीक है, डी आएगा भैया। समझ पाएगी नहीं क्वेश्चन को, सही से बताना है, सही से खुद से सोचो मैं क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, आपसे क्वेश्चन में बोला कि एक से लेकर के 15 तक कुछ नेचुरल नंबर लिखे हुए थे, उनका सम जो है वो 750 के बराबर था, फिर उसकी जो पहली टर्म थी वो 15 थी, बाकी कह रहा है आपसे 20 टर्म को फाइंड करना है, बस इतना ही सवाल आपसे कहा। तो मैंने क्या किया, S15 को भैया कर दिया 750 के बराबर, S15 को एक्सपेंड किया 750 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से कुल मिला के हमको डी एक अननोन नंबर दिख रहा है, जिसका आंसर भी आएगा डी के फॉर्म में। देख लेते हैं क्या आता है, आ जाओ भैया, ये हो जाएगा 15/2, फिर 15 दूनी 30, फिर आएगा 14D बराबर हो जाएगा 750। समझ गए क्या, बहुत बढ़िया भाई, यार तुम लोग समझ बहुत जल्दी आते हैं। 750 गुणे 2/15, ठीक। अब आ जाओ 15×5 = 75, ठीक है। 14D बराबर 50 दूनी 100, 100 माइनस 30 भाई, 30 कहाँ से आया, 30 इधर से इधर लेगा, ठीक है। 14D बराबर 100 में 30 चलेगा 70 बचेगा, 100 में 30 चला गया 70 बचेगा, D बराबर 70/14 और D बराबर आ गया 5, क्योंकि 14×5 = 70 होता है। भैया लो, D की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू पता था, D की वैल्यू भी आ गई, आ गया भाई, ओके। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, चलो आ जाओ भाई। अब क्या कह रहा है, 20वीं टर्म निकाल दो, 20th टर्म निकाल के दे दो। अब क्या आप नहीं कर सकते हो क्या, मैं आप कहूँगा, बहुत देर से मैंने होमवर्क भी नहीं दिया है, सही बताऊँ तो इसका मुझे मन कर रहा है डिब्बी लिख दिया जाए, डिब्बी लिख दिया जाए भाई, ये आपका होमवर्क, ये दिस विल बी योर होमवर्क, ओके। डू इट बाय योर सेल्फ एंड कमेंट सेक्शन करके जाना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ठोक के जरूर जाना है प्लीज, ठीक है। जाना भाई, जाना, तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है, क्लास छोड़ के नहीं, आंसर दे के। चलो आ जाओ, इसके बाद का काम आपके हाथ में मैं थमा रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिएगा और इसको करके जाइए, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन काफी लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं उसको स्क्रीन पर डायरेक्ट लिख के लाता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं सवाल पर, ठीक है। आपकी NCERT का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है, बस देख के डरिएगा बिल्कुल नहीं, ऐसा ना मत कहिएगा कि सवाल नहीं बवाल है ससुरा, लेकिन कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, बस एक बार पढ़ो समझो, गिवन फाइंड करने की कोशिश करो बस। आपसे कह रहा है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, बस इतनी बात पहले बोली। फिर कह रहा है 21 रोज प्लांट जो है वो सेकेंड रो में है, फिर कह रहा है 19 जो है वो थर्ड रो में है, इसी तरह सो ऑन आगे आगे चलता चला गया। फिर कह रहा है देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज प्लांट्स आर देयर इन अ बेड। क्या कहा, क्या कहा भाई, समझ पा रहे हो क्या, समझ पाए क्या। जो पहली रो है उसमें टोटल 23 फ्लावर है, फिर जो दूसरी रो है उसमें टोटल 21 फ्लावर है, फिर तीसरी में 19 फ्लावर है, ऐसे ही करते 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 आखिरी रो में 5 रोज प्लांट हैं। समझ में आएगा, एकदम क्लियर। पहली रो में 23 फ्लावर, दूसरी रो में 21, फिर 19, फिर तो करते 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 5 फ्लावर आखिरी में। मतलब एपी का फर्स्ट टर्म 23, डी आपका कितना है -2, डी -2 है, एल बराबर आपको गिवन है, आपसे कह रहा है कि फाइंड करो भाई, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी, मतलब आपको n फाइंड करना है, n समझ पा रहे हो,
समझ पा रहे हो क्या? एकदम क्लियर कट। एक बार मैं क्वेश्चन को रीचेक कर ले तो कुछ अधूरा पार्ट तो नहीं रह गया भाई। आपसे कह रहा है इन द फ्लावर बेड देयर आर 20 रोज प्लांट द फर्स्ट। ओके 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 ओके, सब कुछ क्लियर है भाई, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा कि भैया ना हमको एन पता है ना कुछ पता है, कैसे निकालने सम, भैया हमको ये बताइए, है ना। तो आपको एन निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि nth टर्म जो है, nth टर्म जो है वो 5 है, nth टर्म को मैं 5 मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो एन मतलब सॉरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर 5। ए की वैल्यू 23 है, प्लस एन मतलब निकालना है, माइनस वन इंटू में डी आपका -2 है बराबर 5। भैया निकले थे एन माइनस वन इंटू में -2 बराबर 5 माइनस 23। तो 23 में 5 चले गया, कितना बचा बेटा? 23 में 5 चला गया 18 18 18। ओके ओके, एन माइनस वन -2 बराबर -18। तो यहाँ से n माइनस वन इक्वल्स टू 9, n की वैल्यू आ गई 10, n की वैल्यू आई 10। तो आपको क्या निकालना है? S10 निकालना है, मतलब टोटल 10 रो है भैया, टोटल 10 रो है, तो आपको S10 निकालना पड़ेगा। तो 10/2 2a मतलब 23 दूना आपका कितना हो जाएगा? 56 ना, 56 हुआ गया, 46 होगा बेटा, 23 दूना 46 प्लस n माइनस मतलब 9, d आपका -2 है, खत्म, और क्या कुछ नहीं। 10/2 मतलब 5, 5 इंटू 46 प्लस -18। फिर क्या, फिर क्या भाई, इसके आगे आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो क्या? 5 इंटू में 46 -18, 46 में 18 घटा दो बेटा, 46 में 18 घटा देने का, 16 में 8 गए, 8 बजेगा, 3 में गया, 2 बचेगा 2, 28। तो 5 इंटू में 28, इसी के आगे कर रहा हूँ भैया, इसी के आगे कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 5 इंटू में 28 कर देते हैं, तो 5 8 जब 40 हो जाएगा, 4 के 5 टू 10, 140। 140 प्लांट रोज प्लांट है भैया, 140 140 रोज प्लांट्स आर देयर इन अ फ्लावर बेड, आर देयर इन अ फ्लावर बेड। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एकदम कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, सही बताऊं तो। अगले सवाल पर चलते हैं, काफी देर हो चुकी, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ, अच्छी चीज में समय लगता है, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं। अब इसी तरह के 2-3 एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से वो हो जाए। साफ मत कर देना भाई, ये नहीं कि इधर सुना इधर से बात कर दिया। यहाँ पे आओ और यहाँ पे फिट कर लो, इधर जाने ही मत, समझ गए क्या? आ जाओ भाई अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल बहुत इजी, मैं सोच रहा हूँ इसको देता हूँ होमवर्क, छोटा ही क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए लो सवाल, बस बस इतना से ही दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा। आपसे कह रहा है कि फर्स्ट सम ऑफ, है क्या बोला, ये क्या है? अच्छा फाइंड है, ओहो भाई, ओ भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नहीं 1000 है ना, 1000 पॉजिटिव नंबर। ओहो ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, 1 2 3 भैया, ऐसे लिखते 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 कहाँ तक पहुंचना है? 1000 तक, 1000 तक, समझ गए क्या? आपसे कह रहे हैं इन सबका सम बता दो, इन सबका सम बता दो, कैसे करोगे? हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व मुझे जानना है भाई, मुझे जानना है। देखो कैसे, देखो 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 देखो, nth टर्म को मानो 1000, क्यों माना भैया? n तो पता चले तभी तो सम बता पाएंगे कितने टर्म हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो nth टर्म को जब 1000 मान लेंगे तो 1000 बराबर a प्लस मतलब 1 प्लस, फिर क्या, मेरे ख्याल से 1000 ही आना चाहिए, मेरे ख्याल से। चेक कर लेते हैं एक बार, आ जाओ, आ जाते हैं। a प्लस n माइनस वन मतलब कि n माइनस वन तो निकालना ही है, d 1 रखते हैं। ओके, तो 1000 इक्वल्स टू 1, हाँ बेटा n भी आपका 1000 ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई जब कोई गैप ही नहीं है तो n भी 1000 ही आएगा, लेकिन एक बार निकाल के दिखा देना तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा, समझदार बच्चा है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ निकालना, s 1000 लिखिए ऐसे करके, 1000/2 लगाइए, फिर अंदर लगाइए 2a, 2a मतलब
टू ही रहेगा, प्लस एन माइनस वन मतलब कि ये 999 हो जाएगा, 999। ओके हाँ बेटे, और इंटू वन करिएगा, ठीक है, इसको करिएगा 500। अब मेरा आगे करने का मन तो है नहीं, लेकिन बेटा आप लोग जबरदस्ती करा ही लेते हो। ये आपका हो जाएगा 500 और 999 में प्लस 2 कर देंगे, कितना है बेटा 1000, 1001, 1011 मत लिखियो गलती से भी, ठीक है 1001 आएगा। सही बोल रहा हूँ ना भाई, सही बोल रहा हूँ ना, तुम लोग तो मुझे ही कंफ्यूज कर देते हो। 9 2 11, हाँ भाई सही लिखा मैंने। और इसको अब मल्टीप्लाई कर लेना भाई, मैं थोड़ी ना करने वाला। अब आपका काम है इसके आगे आंसर, ठीक है। फिलहाल तो बस एक ही स्टेप लिखनी है और बाकी सब कुछ तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब इतना नहीं कर सकते हो क्या भाई, ठीक है। तो ये आपका आगे था होमवर्क के नाम पे कुछ नहीं दिया। चलो अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। अगली वर्ड प्रॉब्लम, और आई थिंक ये आपकी लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा भाई साहब, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ओके एकदम क्लियर है क्या, लिख के लाते हैं स्क्रीन पर, चलो आ जाओ। ओके तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एकदम आसान सा सवाल है। हाँ बस देखने में नहीं लग रहा है बट है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है। कोशिश करना बस समझने की, आएगा 100% आएगा, बस ध्यान से पेशेंस रखो। कह रहा है जसपाल सिंह नाम का एक आदमी है, कह रहा है रिपेज हिज टोटल लोन फॉर ₹1,18,000 by paying every month starting with the first installment of ₹1,000। उसने 1,18,000 रुपए का लोन लिया। उस लोन को चुकाने के लिए हर महीने की जो किस्त कहते हैं, जिसको EMI कहते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, EMI वो है उसकी 1,000 रुपए महीना। फिर कह रहा है वो हर महीने इंक्रीज हो जाती है 100 रुपए से। जैसे मैंने मान लो जनवरी मंथ मान के चलो, जनवरी में 1,000 रुपए दिए उसने, फिर जब फरवरी आएगा तो वो 1,000 नहीं, उसमें 1,000 में 100 जुड़ जाएगा बेटा, मतलब वो 1,100 रुपए देगा, समझ पाए। फिर जब वो मार्च में देगा तो कितने देगा, 1,300 रुपए देगा। फिर जब वो अप्रैल में देगा तो कितने देगा, 1,400 मतलब 1,400 रुपए देगा। फिर इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, 100 का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। समझ पाए सवाल को, बस इतनी बात वही है। फिर आपसे कह रहा है व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। वो अपनी 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देगा, ठीक है। इसके बाद भी सवाल है, मतलब आधी लैंग्वेज मैंने छोड़ दी है, वो बाद में बता देंगे क्या है। क्वेश्चन ज्यादा लेंदी ना हो पाए इस वजह से मैंने वहीं पर छोड़ दिया, बता देंगे क्या लिखा है। पहले इतना सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतने सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या, आपको एपी बनानी है। आपको एपी का पहला टर्म गिवन है, मतलब कि 1,000, फिर हर बार 100 रुपए ऐड हो जाएंगे, 1,100 हो जाएगा, फिर 1,200 हो जाएगा, फिर 1,300 हो जाएगा बेटा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक, समझ गए क्या। फिर आपसे कह रहा है कि कितना भाई, कितना, अब ध्यान से देखना, लास्ट वाला जो एपी का 30वां टर्म है, मतलब देखो 1 मिनट आगे वाली लैंग्वेज भी लिख लेते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपसे कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ अ लोन, ठीक है। आपसे कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ द लोन डज ही स्टिल टू पे आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट। फिलहाल वो क्वेश्चन की करने की बाद ही की बात है, इसलिए मैंने सोचा कुछ बात छूट तो नहीं गई, वो बात में करेंगे, ठीक है। आपसे कह रहा है 30वीं इंस्टॉलमेंट का भैया बताओ कितना पैसा देगा। बहुत इजी पीसी क्वेश्चन है, a + 29d कर दो इसको, ठीक है। तो a मतलब 1000 हो जाएगा आपका, प्लस 29d आप चेक कर लो 100 हो जाएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट टर्म 1000 है और d आपका कितना है, 100 है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1,000 प्लस 2,900 कुछ जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। 2,900 में 1,000 जोड़ेंगे 3,900 हो जाएगा। क्या बोल दिया भाई, हाँ ठीक है, एकदम क्लियर है। 2,900 में जोड़ देंगे 3,900 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्या, उसके बाद क्या बोला भाई, आपसे कह रहा है S30 बता दो, S30
मतलब टोटल सम कितना आएगा एस 30 भाई 30/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, मतलब कि 30/2 15 हो जाएगा, 15 इंटू में 2a मतलब 2000 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 मतलब कि 29 डी हो जाएगा, डी आपका 100 है। ठीक है, ये हो जाएगा 15 इंटू में 2000 प्लस 2900, अब क्यों 2900 में 2000 और जोड़ दो, 2900 रुपये में 2000 और जोड़ो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 4900 हो जाएगा, 4900 हो जाएगा, मतलब 4900 इंटू में करो 1500 मतलब 15, तो 15 जो होता है 135, 5 लिखो 13 कैरी, फिर 15 4 15 चौको 60, 60 और 13 कितना हो जाएगा 73, 73500, 73,500, 73,500 रुपीज वो फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट नहीं एज 30th, मतलब उसका जो 30वीं इंस्टॉलमेंट है ना, वो कितना लोन चुका है, इतना करते करते 1000, फिर 1100, फिर 1200, फिर 1300, फिर 1400, फिर 1500, ऐसे करते 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 जो 30वां जो महीना है उसका 30वीं इंस्टॉलमेंट जो बार पैसे देगा तो वो 73,500 हो जाएगा उसका। ठीक है, ये एपी का कोई मतलब नहीं था, बेमतलब निकलवाया गया है और कुछ नहीं, देख लेते आगे कहीं काम पड़ता है तो। ठीक ठीक, इतना काम तो आपका हो गया 73,500। इसके बाद क्या पूछा, इसके बाद उसने ये पूछा कि जब इतना अमाउंट दे दिया है तो अब कितना अमाउंट उसको देने के लिए बचा है, अपना लोन पूरा चुकाने के लिए कितना अमाउंट अब उसको देना पड़ेगा। तो भैया जितना टोटल पैसा है उतने से 30वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा घटा दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, मतलब कि टोटल क्या बोलेंगे भाई उसको, टोटल मनी इक्वल्स टू, आप कितना, मतलब टोटल मनी नहीं भाई, रेस्ट मनी निकालते हैं। रेस्ट मनी कैसे निकालते हैं, देखो कितना पैसा बचा है देने के लिए, तो टोटल मनी कितना था, मतलब कि टोटल लोन जितना उसने लिया था, और माइनस कर देंगे एज 30, मतलब उसकी 30वीं इंस्टॉलमेंट से, तो 1,18,000 माइनस 73,500, भैया इसको घटा लीजिए और आंसर ले आइए। ठीक है, 1,18,000 में 73,500 घटा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा एकदम क्लियरली। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद चलते हैं आखिरी सवाल के साथ, बस इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी आपके एनसीईआरटी का है, उसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो आपकी जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है द स्पाइरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमीसर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। देख कोई डरना मत, बिल्कुल भी सवाल को बहुत इजी है, बस समझने की कोशिश करना। कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव सेमीसर्कल। आपने स्पाइरल की नोटबुक देखी होगी जिसमें स्प्रिंग टाइप लपेटा होता है, देखा होगा ना, स्पाइरल वाली नोटबुक देखिए भाई, यहाँ पर है नहीं वरना आपको हम दिखाते। तो वही स्प्रिंग जो है वो कुछ ऐसी फिगर में दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 13 सक्सेसिव जो सेमी सर्कल बनेंगे उसकी टोटल जो वायर है जो आपको स्प्रिंग लपेटी गई है उस पर, स्पाइरल जो लपेटी गई, उसकी लेंथ बतानी है, उसकी लेंथ बतानी है, लंबाई बतानी है। बेटा कैसे बताओगे, सोच पा रहे हो सवाल को, सवाल को सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सवाल विदाउट एरिया नहीं हो पाएगा बेटा। अगर मैं आपसे एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछता हूं तो क्या होता है, बोलो भाई। अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर, है ना। तो जो भी लेंथ है, जो भी रेडियाई है, उसको मल्टीप्लाई करो पाई से तो उसकी लेंथ के बराबर आ जाएगा, मतलब कि 0.5 इंटू में पाई मतलब कि 0.5 पाई। उसी तरह जब L2 निकालेंगे तो 1 पाई मतलब कि पाई आ जाएगा, फिर L3 निकालेंगे तो 1.5 पाई करेंगे तो 1.5 पाई आ जाएगा बेटा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या। इसी तरह सो ऑन LN तक, मतलब टोटल हमको लेंथ 13 तक जाना है। ठीक है, तो उसका तो मुझे सम चाहिए। तो आपकी जो एपी है वो तो बन के तैयार हो गई।
कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.5 पाई। अगर डी की बात करेंगे तो 0.5 पाई में पाई को माइनस कर देंगे तो आपका डी भी 0.5 पाई आएगा। तो आपको चाहिए क्या, S13 चाहिए, S13 चाहिए, मतलब कि S13 इज इक्वल टू 13/2। 13 कैसे पता चला भैया, 13 आपको पूछा है क्वेश्चन में कि आप 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की लेंथ बता दीजिए। ठीक है, तो S13 मतलब कि 2 है, आपका हो जाएगा कितना, 2 इंटू में 0.5 पाई प्लस n-1 मतलब कि 12 हो जाएगा, इंटू में 0.5 पाई। ठीक है, समझ गए क्या एकदम। 13/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और पाई आएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर करते हैं तो 12×5 = 60 मतलब 6 पाई आ जाएगा। तो कुल मिला के टोटल आएगा 13/2 इंटू में 7 पाई, 7 पाई आएगा। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ 13/2 इंटू में 7 इंटू में 22/7। 7 से 7 काट दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो भाई, देखने में कितना बड़ा है, सोल्यूशन में कुछ भी नहीं था, बस सोचने की अगर क्षमता है सवाल में तो आराम से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आए हो। आपको लगभग मैंने PYQ क्वेश्चन ही बताए हैं और NCERT के क्वेश्चन बताएं, क्योंकि NCERT में वर्ड प्रॉब्लम भी है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम आपको सभी को मिलते हैं न्यू चैप्टर में, ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसी में। तो फिर सभी को इसमें मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।